पांच न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज ये ग्लोबल लाइव शो में हम लोग बात कर रहे हैं वरिष्ठ नेता कुमार बाबू से, जो डेवलपमेंट के विषय में, पितृपक्ष के मेला के विषय में और अन्य विभिन्न मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपका स्वागत है और हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। गया का पितृपक्ष मेला को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? धन्यवाद। पटना से आ रहा था तो रास्ते में रामशीला पार्क के पास से जो कुव्यवस्था देखी तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये क्या कारण है कि यात्री लोग अब रात के 12 बज रहे, 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनकी व्यवस्था, वाहन कुछ उनके पास है नहीं और बिजली भी उस समय कटी हुई थी, लाइन भी कटी हुई थी। आगे बढ़ा तो देखा कि पंचायती अखाड़ा के पास गाड़ियां लगी हुई है। दूसरे दिन मैंने गहन चर्चा लोगों से की और निकला, शहर में निकला भी तो जाम की प्रक्रिया पूरे शहर में नजर आई। जहाँ लोग आ रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, वहाँ पर सरकार की ऐसी उदासीनता नज़र क्यों आई? उसी दिन पेपर में मैंने पढ़ा कि कह रहे थे कि पुलिस बल की कमी है। तो जहाँ लोग आते हैं उनके संचालन के लिए, जाम से जुटने के लिए, ये समान प्रक्रिया में इन चीज़ों को किया जाता है। इसको राष्ट्रीय मेला या पितृपक्ष मेला घोषित करने और नहीं घोषित करने से कोई मतलब नहीं है, जहाँ तक मेरे समझ में है। 100 आदमी की भी भीड़ लगती है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था वहाँ करना पड़ता है। और जहाँ लाखों आदमी जुट रहे हैं, जैसा सुनने में क्या आ रहा है कि अभी तक 4 लाख से ऊपर व्यक्ति गया में आ चुके हैं आज तक, तो इन सबों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। सरकार उदासीन नहीं हो सकता और इस कोरोना काल में तो और नहीं हो सकता। ये सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि वो इस कोरोना काल के, इस महामारी में अत्यंत सूक्ष्म रूप से सबों को, सभी यात्रियों का समुचित व्यवस्था करे, उनका टेस्ट हो, जांच हो और उनके रहने, ठहरने, आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर सरकार उदासीन है तो ये बिहार का, गया का नाम खराब हो रहा है। इस गया शहर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरोहर नगरी बनाया। धरोहर नगरी के लिए हर साल राशि आती है और विकास भी हो रहा है। जिस विकास में विशाल तालाब का फाउंटेन, विष्णुपद का प्रांगण, मंगला गौरी का प्रांगण, सभी की बातें मैं कर रहा हूँ। लेकिन एक 15 दिन के बीच में सारी व्यवस्थाएं, समुचित व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाए, ये उचित नहीं। और इसलिए मैं अभी भी आग्रह करूंगा सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कि इस कमी को पूरा करें और जो भी यात्री आए हुए हैं वो आराम से जाएं। इस कड़कड़ाती धूप में भी चलते चलते बहुत यात्री बेहोश हो जा रहे हैं, पैदल चलते हुए बेहोश हो रहे हैं। कहीं पर भी उनके लिए शेड और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जो कि शेड और पेयजल की व्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति भी करता है और सामान्य व्यक्ति के द्वारा ही किया जा रहा है, वही चल रहा है। लेकिन मेला के नाम पर कि ये घोषित नहीं है, वंचित है, जब वंचित था, घोषित नहीं है, तो लोगों को आने क्यों दिया गया? लोगों को सूचना क्यों नहीं दी गई कि गया में सारी चीज बंद है, आप मत आए, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी? अभी इस तरह से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो विश्व में झंडा गाड़ रहे हैं भारत का, वहाँ एक गलत इंप्रेशन इसके द्वारा लोगों पर पड़ रहा है। अब जहाँ तक सवाल है, अभी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में किस 36 या 56
किसान संगठनों के द्वारा किसानों के अहित में बातें हो रही हैं और किसान के हित में बात कर रहे हैं, वो जांच कर रहे हैं, कोई किसान उनके साथ है नहीं। कुछ लोग, मुट्ठीभर चंद लोग कांग्रेस के इशारे पर या कांग्रेस और कम्युनिस्टों के इशारे पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कर रहे हैं। 27 तारीख को भारत बंद भी था, जो अत्यंत असफल हुआ। लेकिन कुछ जगह भी इन्होंने जो किया वो गलत किया और इन्हीं के देखा देखी गया में देख रहे हैं कि यूरिया की कमी है। ये यूरिया की कमी किसानों की जरूरत से अधिक, और जहाँ तक जानकारी है रैक से यूरिया भारत सरकार ने सब जगह दिया, लेकिन ये व्यापारी और विभाग के पदाधिकारियों की चोरबाजारी के प्रति प्रोत्साहन की इच्छा से इस तरह की बातें हो रही है और यूरिया की एक कमी के नाम पर या लूट, किसानों को लूटने के लिए 265 रुपये का यूरिया उन्हें महंगा मिल रहा है। नीम कोटेड यूरिया भारत सरकार ने बना के किसानों के लिए दिया, जो नीम कोटेड यूरिया का कोई दूसरा उपयोग नहीं है। किसानों को समुचित मिलने लगा था, लेकिन अपने ज़िले में, बिहार में इसकी कमी है और किसानों को उचित भाव पर नहीं मिल रहा है। सरकार चुनाव कराने में लगी, पंचायत की चुनाव कराने में लगी हुई है। जो चुनाव का समय भी दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, जितिया सबों को और सबों पर डिस्टर्ब कर रहा है और इस फेस्टिवल मूड में लोगों को बेचैन किए हुए है। और गांव में जाइए तो आज के दिन में सिर्फ खेती कार्य, कृषि कार्य के समय में ये काम होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है, चलिए शांति से हो रहा है और इसके लिए इसी तरह से शांत वातावरण में पंचायत का चुनाव हो जाए, ये बहुत ही अच्छा हो। अब जहाँ पर है शेष गया जिला में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के शुभ अवसर पर और हमारे शुभ अवसर पर एक 15 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो रहा है। किसानों के बीच झोला वितरण हुआ, अन्न वितरण हो रहा है। वैक्सीनेशन का काम में हम लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए और जिनको भी वैक्सीनेशन अभी कोरोना महामारी का नहीं हुआ, उनको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए और साथ में जिनका पहला वैक्सीन हो गया है उनको भी दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए, जिससे कि हम कोरोना महामारी में आराम से लड़ सके और आगे बात बढ़ें। हम लोग करनी थी डेवलपमेंट की, उसमें हम लोग फल्गु की बात कर रहे थे, तो फल्गु के मुद्दे पे जरा हम लोग बात कर लें। एक हमारी आज से 6 साल पहले या 7 साल पहले मैं जब काउंसिल में था तो मैंने एक प्रश्न किया था कि फल्गु नदी में पानी हमेशा रहना चाहिए, इसकी व्यवस्था हम लोगों को करनी है। फल्गु नदी एक बरसाती नदी तो है, लेकिन फल्गु जी का एक महत्व है। इस देश में सभी नदियाँ स्त्रीलिंग में है, लेकिन कुछ नदियाँ पुरुष लिंग में आती है, जिसमें एक फल्गु जी भी है। जैसे ब्रह्मपुत्र, बर्मा का पुत्र, वे भी पुल्लिंग है। इस फल्गु नदी की पानी का और बालू का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व भी है और पानी में एक अनूठा मिठास भी है। लेकिन गया शहर में उदासीनता के चलते, नागरिक की उदासीनता कहा जाए, प्रशासन की उदासीनता कहा जाए, सरकार की उदासीनता कहा जाए, एक एक बूंद पानी फल्गु का बहता हुआ चला जाता है, पुनपुन के ताल में जाके फैल जाता है और बह जाता है।
उस पानी को संचित करने का और रोकने का हम लोगों ने उपाय किया था। उसमें एक था कि बीथो में सबसे ज़्यादा फल्गु ऊंचा है, वहाँ पर एक छोटा सा बांध दिया जाए, तो फल्गु का पानी वहाँ पर रुकेगा, ठहराव होगा और ठहराव के बाद से वो पानी संचित गया शहर की आपूर्ति, देवस्थान की आपूर्ति, पितृपक्ष के पिंडदानियों की आवश्यकता को पूरा कर सके। लेकिन अब उसके लिए जब फल्गु में पानी लाने की बात मैंने की थी, उस समय रबर लाइनिंग की बात आई, जिसका मैंने काउंसिल में बहुत कस के विरोध किया था कि रबर लाइनिंग का मतलब होता है एक लेयर प्लास्टिक कैसा बिछा देना। गाँव में जब अर्घ देते हैं लोग तो गड्ढे के अंदर प्लास्टिक डाल के पानी संचित करते हैं, जिससे पानी का जमीन से संपर्क टूट जाता है और उस गड्ढे में स्नान करते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फल्गु में जब रबर लाइनिंग हो जाएगी तो इस पुल से नए पुल से लेकर पुराने पुल तक में फल्गु एक तालाब के रूप में परिणित हो जाएगा। तालाब में परिणित होने के बाद जब तालाब परिणित हो जाएगा तो तालाब में काई होता है, सफाई नहीं होता है, उस पर फिर बालू जमेगा, जो बालू ऊपर से आएगा जो उस पर भी जमेगा। और फल्गु का एक गुण है अंतः सलीला, कि फल्गु जी में 365 दिन ही अंदर से धारा चलता है और वो सीधे दक्षिण से उत्तर की ओर नदी बहती है। जो अंतः सलीला है वो पानी का जल और वो अंतः सलीला को वैज्ञानिक रूप से भी समझा जा सकता है। इसलिए पानी का लेयर जितना भी चला जाता था, बालू हटाने के बाद, गड्ढा करने के बाद हमें पानी मिलता था। तो फल्गु का अंतः सलीला स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा और उसके ऊपर भी बालू जमेंगे और तालाब के कारण तरह तरह की गंदगी और जीव जंतु उसमें पैदा हो जाएंगे। इसलिए ये रबर लाइनिंग का काम बिना सोचा समझा हुआ काम है और इस पर सरकार को अभी भी ध्यान देना चाहिए और ध्यान देके इसका प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। ये सही है कि गंगा जी का पानी गया में पिलाने का लाया जा रहा है। आइए सरकार की इस कदम का मैं सराहना गंगा जी का पानी सबों को मिलेगा स्टोर करने के बाद। उस पानी को भी ट्रीटमेंट करके ही पिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरेज के बाद पानी में ऑक्सीजन की कमी जो है वो घट सकता है। गंगा जी का जल बहुत अत्यंत शुद्ध है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है। उसका स्वरूप भी बदलना नहीं चाहिए। बरसात के समय में गंगा जी का जल लोग रखते भी नहीं हैं, संग्रह भी नहीं करते हैं, इसलिए कि उसमें मिट्टी गंदगी साथ में बहते रहती है। गंगा जी के जल से हम लोग की प्यास बुझेगी, ये सराहनीय कदम है। लेकिन पुरुष लिंग में स्त्रीलिंग का पानी ले जाना भी एक सामान्य बुद्धि से और शास्त्रानुसार नहीं है। शास्त्रों में फल्गु जी की जो स्वरूप है उस स्वरूप को जीवंत रहने दिया जाए और फल्गु जी के स्वरूप को नहीं बदला जाए, ये मेरी सरकार से मांग है और इसमें सब लोगों का मैं समर्थन और सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद। अब पिंडदानियों को इस पितृपक्ष मेले में आप क्या संदेश देना चाहेंगे गया के मोक्ष भूमि से? गया की मोक्ष भूमि के बारे में मैं क्या कहूँ, जिसको वेदों में जिसका उल्लेख है, जहाँ माँ सीता आके दशरथ जी का पिंड देने आए हैं, उनको मैं संदेश क्या दे सकता हूँ? उनके संदेश देने लायक नहीं हूँ। जितने धर्मावलंबी आए हैं, जितने सनातनी आए हैं, क्यों उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ और उनके आने का गयावासी होने के नाते शुक्रगुजार हूँ
कि वो गया जी आए, पधारे और सनातन में अपनी आस्था को दृढ़ता से रखा। क्योंकि एक बात और है कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। इसलिए सनातन के प्रति उनकी आस्था को मैं नमन करता हूँ। वो वंदनीय है, पूजनीय है और उनकी किसी तरह की सेवा शुश्रूषा में हम लोगों से कमी नहीं रहे, इसका हम गया वासियों मिलकर प्रयास करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। And press the bell icon